हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। आज के इस सेशन में मैं रेलवे जेई एग्जामिनेशन 2024 में जो मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए वो कराऊंगा। टोटल हमारे पास 9 शिफ्ट थी, उसमें से बेस्ट 30 क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज निकाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज देखेंगे क्वेश्चन की बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही एसएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीसीएस आपका वेंडर है, वही एसएससी के क्वेश्चंस बना रहा है, वही आपका रेलवे के क्वेश्चंस बना रहा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि रेलवे में जो चीज पूछी गई वो एसएससी में रिपीट कर गई, एसएससी में जो चीज पूछी गई वो रेलवे में रिपीट कर गई। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए और अच्छे क्वेश्चंस तो सभी एग्जाम्स के आपको करने ही चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चंस करके आप देखेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स होते हैं उनके बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहता हूँ चैप्टर वाइज, जिससे कि आपकी तैयारी कहीं भी छूटे ना। जैसे अभी रेलवे टेक्नीशियन के भी कराए थे, और भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो भी आंसर की आती है साथ के साथ उसके बेस्ट क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी कहीं से भी करें, यहाँ से अपने बेस्ट क्वेश्चन जरूर अपडेट कर लीजिए जिससे कि कुछ छुटे ना। और चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आपकी तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं और सारी इंफॉर्मेशन, सारी वीडियोज के अपडेट सब वहीं मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेस्ट फॉर्म में आपको पेपर आरबी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशंस है, ठीक है, काफी हद तक कैलकुलेशन हमें दे रखी है और इसे सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमें आंसर्स दे रखे हैं और यूनिट डिजिट भी डिफरेंट है। तो 2 तरीके से हम इसे देख सकते हैं। या तो हम क्वेश्चन को अगर एग्जैक्ट पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल प्लेसेस आएंगे तो हम देख सकते हैं यूनिट डिजिट मिला लो भाई, सिर्फ यूनिट डिजिट से आपको आपका आंसर मिल जाएगा ना। तो आपको क्या चाहिए, लास्ट डिजिट से आप आंसर को ट्राई करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें डिजिटल सम भी ट्राई कर सकते हैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू में ही आंसर दे रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मैक्स टू मैक्स हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं 3 और 1 4 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकती है मैक्सिमम, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा सकता है मैक्सिमम। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि हो सकता है एग्जामिनर ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी हो। वैसे तो अप्रोक्सीमेट लिखा होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करने से पहले ध्यान देना पड़ेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोल्व करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं जैसे 5 है मेरे पास, मुझे पता है कि पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो पॉइंट के बाद 3 तक ही जाएगा, और मुझे ये वाली डिजिट चाहिए, ये वाली और ये वाली डिजिट मिल गई। तो अगर मेरे पास ये एलिमिनेट होती है इन दोनों में मिला के, तो मैं यूनिट डिजिट से अपने आंसर को निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 5 5 जा 25 और मेरे पास यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूं, मेरे पास 25 है। अब पॉइंट के बाद पॉइंट और यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो 25 से मल्टीप्लाई करो। 25 8 जा 200, 20 कैरी फॉरवर्ड होगा। 25 5 जा 175, 195 19 कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे मेरे पास अगर एक और डेसिमल प्लेस तक जाएंगे आप, तो यहाँ पे 145 आया था, 14 कैरी फॉरवर्ड, 175 और 14 189, और यहाँ पे कुछ आएगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट की सेकंड लास्ट डिजिट तक जाना है ना। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास थर्ड लास्ट डिजिट पे यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो कट के 1 बन जाएगा, और 2 और 9 11 और 1 12। तो यहाँ पे इन दोनों को सम करने के बाद पॉइंट के बाद ये बचेगा। अगर मैं इधर सोल्व करूंगा तो देखो 6 5 जा 30, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है उसमें 0 आ रहा है। यहाँ पे 7 4 जा मेरे पास क्या वैल्यू है 28, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरे पास 8। ठीक है, तो ये बचेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, साइंस याद रखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव था तो 9 5 है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो 2 5 है। 9 5 में से 2 5 को घटाऊंगा तो मेरे पास 0.07 बचेगा, है ना पॉजिटिव का। अब देख लो यहाँ पे 7 और 0 में से 8 को घटाऊंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या बचेगी, क्या ये 9 बचेगी?
तो मेरे पास जो भी आंसर होगा पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी फिर 9। तो ऑप्शन नंबर मेरा इस हिसाब से तो डी बैठ रहा है सही। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अगर मैं लास्ट 2 डिजिट से करता हूं टू बी 100% सेफ कि यहाँ पे हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया और हमारा आंसर यूनिट डिजिट से ऐसे बैठ रहा है। दूसरा तरीका, अगर मैं ये चीज पहले ही श्योर हो जाता कि भाई जो मेरा आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आएगा, एसएससी यहाँ पे एग्जामिनर ने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रखा, तो उस केस में हम डिजिटल सम भी ट्राई कर सकते थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में डिजिटल सम बहुत काम आता है अगर सिंगल लाइन में चल रहा हो। आप देखो डिजिटल सम कंसेप्ट लगाता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ पे पॉइंट वगैरह सब भूल जाओ कि 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर मिलेगा। अगर मैं इस साइड देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 9 एलिमिनेट हो गया, 7 और 2 9 एलिमिनेट हो गया, बचा 1। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। 5 6 और 1 7 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे कितना आएगा 10 और 2 12, 1 जमा 2 3 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे 9 कट गया, और यहाँ पे 5 और 3 8 ये आएगा। तो चारों केसेस में अलग अलग डिजिटल सम मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना, अब तो डायरेक्टली ऑप्शन पे आओ और कर लो। यहाँ पे अगर मैं सम करूंगा 15 और यहाँ पे मेरे पास है 6, 15 6 90, 9 डिजिटल सम आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम तो 3 4 और 4 8 7 56, 5 और 6 56 का बनेगा 11, 11 का बनेगा 2 डिजिटल सम। तो 0 - 2 आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 और 7 9 कट गया, 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4 को गुना करेंगे 5 और 2 7 में, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 2 और 8 10, 10 का 1 आगे है माइनस, और यहां पे हम करेंगे तो 4 3 7 6 13 5 18, 18 तो डिजिटल सम कितना होता है 0, मतलब सम बन गया 9, तो 9 से कट ही जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0, 0 × 5 0, तो ये हो गया 0। तो डिजिटल सम कितना आया -2 + 1 दैट इज -1। जब मेरे पास डिजिटल सम नेगेटिव में हो तो उस केस में क्या कर देते हैं +9 कर देते हैं, और मेरे पास डिजिटल सम क्या बचा 8। तो 8 ही डिजिटल सम किसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आंसर बनेगा। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो डिजिटल सम से कर लो या यूनिट डिजिट से कर लो, आपके ऊपर है। क्वेश्चन देखो कैसे टाइम बचा सकते हो, और कैलकुलेशन अच्छे तो पूरा मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेते, तब भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती। और बड़ा क्वेश्चन हो जाता तो ये चीज आपकी हैंडी हो सकती है। अगला सवाल हमें इसे पूरे को सोल्व करना बताना है, और इसमें बताना है कि हमारे पास फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें ही बहुत बच्चों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देख लो ना, देखो पॉइंट में वैल्यू जा रही है, यहाँ पे भी पॉइंट में, यहाँ पे भी पॉइंट में, पूरा सोल्व करके मेरे पास पॉइंट में कुछ वैल्यूज आएंगे। पॉइंट में आने का मतलब है जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 10 और उसकी कुछ पावर आएगी, यही होगा ना। 10 की पावर में फैक्टर्स किसके होते हैं, आप कहेंगे सर 2 का फैक्टर होता है और 5 के फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा मेरे पास 4 ऑप्शन में, वो 2 की कोई पावर या 5 की पावर कोई हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। 47 125 48 और 58, एक ऑप्शन बी तो है जिसमें 2 या 5 की सिर्फ पावर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब तो आ ही नहीं सकते डिनोमिनेटर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको इसमें भी। अगला सवाल हमारे पास कहता है आप 250 और 450 इनके बीच में जो नंबर्स हैं जो कि 8 से 12 से और 18 से इन तीनों से कट जाएं और कोई रिमाइंडर ना दे, उन सभी नंबर्स का सम बता दो। ठीक है, जब बिटवीन एंड लिखा होता है तो ना 250 इंक्लूडेड होता ना 450, तो हमें 251 से लेके फ्रॉम 251 टू 449 हमें इसमें बताना है कि इसके बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो इन सब से कट जाए और रिमाइंडर 0 दे। अगर इनसे भी कटे तो इन सब के एलसीएम से भी कटने चाहिए। इन सब का एलसीएम लूंगा तो 8 और 12 का 24, 24 और 18 का लेंगे तो ये 8 × 3 है, और मेरे पास ये 9 × 2 है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 6 चौक 6 3, तो इसमें 18 × 4 ये आएगा मेरे पास 72। इन चारों का एलसीएम अगर 72 है तो 72 के वो फैक्टर्स जो मल्टीपल्स जो इन दोनों के बीच में है, आप कहेंगे सर 72 × 3 होता है 216, 3 तो जाएगा नहीं लेकिन 4 टाइम्स जाएगा, तो उसमें कहूंगा 72 इंटू में अब 4 वाला भी जाएगा। आप देखो ये वाला इसके नियरेस्ट कौन सा जाएगा, आप कहेंगे सर 7 7 जो तो 49 होता है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 7 6 जो 42। अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाली वैल्यू जो आएगी मेरे पास ये 449 से छोटी होगी, है ना। तो 7 × 4 इससे बड़ा है, तो ऐसे ही 5 भी आएगा 7 × 5 वाला,
और 7 into 6 वाला भी आ रहा है जो कि इससे छोटा है। तो तीन फैक्टर 72 के आएंगे, 72 into 4 प्लस 72 into 5 प्लस 72 into 6। मैंने 72 को कॉमन ले लिया, 4 5 6 को ब्रैकेट में डाल दिया, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 72 इंटू में ये आया 15। अब इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इजी है, वरना आप देखोगे 5 को 2 से करोगे यूनिट डिजिट आएगी 0। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट 0 है, तो यही आंसर हो सकता है। समझ आया अच्छे तरीके से? मैंने 72 का वो फैक्टर देखने हैं जो प्रोडक्ट्स देखने हैं, मल्टीपल्स देखने हैं जो इन दोनों के बीच में हो, तो वो 4 जा जाएगा, 5 जा जाएगा, 6 जा जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पूरा निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन करनी है, 4 5 6 को सम करो और निकाल लो अपना। अगला सवाल मेरे पास परसेंटेज का सवाल है। कहता है एक वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो 75% कम है टीवी की कॉस्ट से। तो टीवी और वॉशिंग मशीन 75% होता है 3/4, तो अगर इसकी 4 है तो 3 कम कर दो तो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट रह गई 1। कहता है कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज कर गई 77% से, और मेरे पास टीवी की डिक्रीज कर गई 27% से। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी में क्या चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं, देखो हमें कितनी वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें 8 वॉशिंग मशीन चाहिए। एक वॉशिंग मशीन की कीमत 1 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी 8। अगर मैं टीवी की बात करता हूं, हमारे पास एक टीवी की कीमत है 4 रेशियो, 2 टीवी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 8 रेशियो। तो मेरे पास 8 वॉशिंग मशीन की कीमत इतनी, टीवी की कीमत इतनी, ठीक है। अब जो कीमत है वॉशिंग मशीन की वो बढ़ी है 77%, टीवी की जो कीमत है वो 27% डिक्रीज हुए, तो नेट चेंज बताना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया ना वॉशिंग मशीन का टीवी का। अगर मैं रेशियो में देखूं तो चेंज क्या आएगा, या आप इसे 8:8 है, मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1:1। ये इनके टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो अगर ये कीमत x होती और ये भी कीमत मेरे पास x होती, टोटल कीमत मेरे पास वॉशिंग मशीन की भी x है, टीवी की x है, ये बढ़ गई मेरी 77%। तो कितना इंक्रीज हो गया 77% ऑफ x, बस समझाने के लिए x लिया है। टीवी की कीमत कर गई 27% से, तो मेरा टोटल जो वैल्यू है वो कितनी चेंज हो जाएगी -27% ऑफ x। इतना तो मेरा चेंज आ गया जो मुझे पैसे पे करने हैं। टोटल मेरी कीमत एक्चुअली में कितनी थी, x + x 2x है, तो परसेंटेज चेंज बताना है तो इनटू में क्या कर देंगे 100% कर देंगे, ठीक है। परसेंट 100% वन ही होता है, परसेंटेज में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे x से x कट गया, 77 में से 27 घटाऊंगा तो 50 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मेरे पास 25%। पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीज होगा 25% का। क्लियर है क्वेश्चन? कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ओरली करने वाला सवाल है। रिपीट करता हूं, वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है 75% कम है टीवी से, तो इसकी 4 है तो इसकी 3 कम हो गई, तो बचा मेरे पास 1। हमें 8 वॉशिंग मशीन लेनी है और 2 टीवी लेने हैं, तो दोनों की कीमत कितनी हो गई, इसमें 8 से गुना, इसमें 2 से गुना, 8:8। तो मैंने कहा दोनों की कीमत कितनी हो गई 1:1, मतलब दोनों की कीमत बराबर हो गई। अब ये दोनों की कीमत मेरे पास बराबर है, एक को 77% एक की वैल्यू बढ़ी, एक की 27% घटी, तो नेट चेंज कितने का आया। आप कहेंगे सर इसे अगर वैल्यू की टर्म्स में मानना होता तो आप ये मान सकते थे कि भाई मेरे पास ना जो वॉशिंग मशीन की कीमत है वो भी 100 रुपए है, टीवी की कीमत है वो भी 100 रुपए है। वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी बढ़ गई 77%, मतलब 70 से बढ़ गई। टीवी की कीमत 27 कम हो गई, तो 27% से तो 27 कम हो गई। नेट चेंज कितना हो गया हमारा सम पे मिला के, आप कहेंगे सर ये हो गया नेट चेंज 50 का। कितने पे 100 + 100 200 पे। परसेंटेज में बताना है तो इंटू में 100%, और वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 25%। पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीज, नेगेटिव होता तो डिक्रीज। क्लियर है? इस तरीके से एक और क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में पूछा गया था, वो डिस्कस करते हैं। कहता है वॉशिंग मशीन की कीमत 40% कम है टीवी की कीमत से, तो टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। 40% क्या होता है 2/5 होता है, तो ये 5 है तो ये 2 कम हो जाएगी और ये हो गया 3। कहता है कि वॉशिंग मशीन की कीमत इंक्रीज करती है 64% से, और टीवी की जो कीमत है वो 20% से क्या होती है रिड्यूस होती है। हमें बताना है कि चेंज कितना होगा टोटल कॉस्ट में। 5 वॉशिंग मशीन चाहिए और 7 टीवी चाहिए। अगर 5 वॉशिंग मशीन चाहिए और 7 टीवी, तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत इतनी है तो 5 की कितनी हो जाएगी इंटू 5। टीवी कितने चाहिए 7 चाहिए तो इंटू 7। आप देखेंगे रेशियो में ये 5 से ये 5 कट जाएगा मेरे पास, तो इनका जो फाइनल कॉस्ट है, जो कीमत है वॉशिंग मशीन की वो इतनी है 3, और टीवी की टोटल कीमत आ गई इतनी। ये बढ़ा 64% से, ये बढ़ा 20%, ये घटा 20% से। नेट चेंज बताना है, आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं।
या तो आप इसे 300 और 700 मान के चीजों को सिंप्लीफाई करके कर लो, वरना डायरेक्ट तरीका जो मैं बता रहा हूं वो करो। आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज में चीजें दे रखी हैं, आप कहेंगे सर 3 पे 64% और यहां पे 7 पे माइनस का 20%, ये चेंज है। टोटल कितना है 3 जमा 7 10, ये सोल्व कर लो, आपका आंसर यहीं पे आपको मिल गया जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। 64 इंटू 3 192, इसमें से 140 घटाया तो बचा 52, 10 से डिवाइड करेंगे तो बचा 5.2। 5.2% का चेंज आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीज। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? चलूं आगे मैं। अगला सवाल, एक आदमी अपनी सैलरी का 76% खर्च करता है हाउस के रेंट पे, साथ ही साथ वो 813 कन्वेंस पे खर्च करता है, 2508 ग्रोसरी पे खर्च करता है और उसके बाद बचा लेता है इतना। तो हमें बताना है मंथली सैलरी कितनी होगी। तो मेरी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, सारे एक्सपेंस प्लस सेविंग को मिला के बनती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास, तो सैलरी का 76% तो वो खर्च कर रहे हैं किस पे, हाउस रेंट पे। तो मेरे पास आप कह सकते हैं, मेरे पास सैलरी को अगर 100% मान लिया मैंने, तो 76% तो एक अलग खर्च हो गया मेरे पास। उसके ऊपर जो वैल्यूज खर्च हुई 813 अलग खर्च हुआ, 2508 अलग खर्च हुआ, और जो सेविंग हुई वो कितनी हुई 867 की, मेरे पास 687 की सेविंग हो गई। तो हमें बताना है मेरी टोटल सैलरी कितनी है। तो आप ये 76% को इधर घटाएंगे तो मैं कह सकता हूं 20%, 24%। तो 24% ऑफ सैलरी, क्या ये इसके बराबर आ जाएगा टोटल? अब हमें स्टार ऑप्शन दे रखे हैं, सोल्व करके बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब 24% आप बताओ क्या होता है? 24/100 होता है। 24/100 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 6/25, और 6/25 अगर ऑफ सैलरी इसके बराबर है, तो जब सैलरी निकालूंगा तो ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, है ना। और चार ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 25 का मल्टीपल तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लास्ट में 2 जीरो आ रही है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 25, तो यही आंसर हो सकता है। ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये बस समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, वरना ये चीज जिनकी स्पीड अच्छी होती है वो ओरली करते हैं ये सारा काम। ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना पेन चलाई भी किए जा सकते हैं इनमें से। अब जैसे ये वाला सवाल है हमारे पास रेशियो का, कि 3 आइटम्स का जो एवरेज प्राइस है वो इतना है, उनका प्राइस का रेशियो ये दे रखा है। हमें बताना है सबसे कॉस्टलीस्ट आइटम क्या हो, का प्राइस क्या होगा। आप कहेंगे सर मुझे दिख रहा है टोटल क्या है, 5 और 3 8 और 7 15, 15 रेशियो एवरेज प्राइस इतना है, ठीक है। 15 का भाग 3 करूंगा तो 5 रेशियो का मान मेरे पास किसके बराबर दे रखा है, 15765, यही आ जाएगा ना। एवरेज निकाल लिया मैंने तीनों आइटम के प्राइस का, 15 भाग 3 5, ये इसके बराबर दे रखा है। कॉस्टलीस्ट आइटम बतानी है 7 रेशियो किसके बराबर होगा, भाई ऑप्शन पे नजर डाल लो ना। ये 5 रेशियो जब 15,000 है तो 7 रेशियो इससे बड़ा होगा, तो यही हो सकता है आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। चले आगे। पता नहीं बच्चों को इसमें भी दिक्कत आएगी। अब ये देख लेना कैलकुलेशन करके, यही आएगी चीज या नहीं आएगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए अगर ऑप्शन सही है तो। अगला सवाल, x वेरीज इनवर्सली एज y³ -1, ठीक है। अगर x वेरी करता है इनवर्सली y³ -1, तो हम यहां लिखते हैं x, इनवर्सली में यहां लगा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं y³ -1। अगर 2 की बात कर रही है तो हम क्या बेसिकली कुछ नहीं करते, x1 y1, और यहां पे अब क्या होगा, इसे प्रोपोर्शनैलिटी अगर सिंप्लीफाई करनी है तो आप कहेंगे सर डिवाइडेड बाय x2 कर दो, और यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे y2³ -1, ठीक है। दिस इज हाउ वी सोल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कंप्लीट कंसेप्ट तो आपको पता ही है, वरना आप कहते सर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y³ -1, तो आप कहते सर x इक्वल्स टू k/y³ -1 होगा, ठीक है। उसमें फिर k की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू रख के फिर दोबारा x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, k सेम रहेगा, तो आपको पुट करना पड़ेगा। दैट्स अ लॉन्ग वे, डायरेक्टली ऐसे लिख लिया करो। अब हमें क्या कहता है, कहता है अगर मेरे पास एंड इज इक्वल्स टू, अगर x 7 है तो y 2 है, तो x को x7 को 7 कर दिया, तो y को यहां पे 2 करूंगा तो 2 का क्यूब 8 - 1 7 हो गया। और कहता है जब y 2 है तो x का मान बताओ,
तो x बताओ जब y 6 है। तो अगर मैं इसे 6 कर दूं तो x का मान बताना है, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 1 215, और ये हमें बताना है कि क्या होगा। सोल्व करेंगे, x कितना हो गया 7 का इंटू 7 49 डिवाइडेड बाई 215। दिस इज मैथ। चले आगे, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कहता है एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं 10th में, 3 सेक्शन है ए बी एंड सी। एवरेज मार्क्स तीनों सेक्शन के 85 है। बी और सी का एवरेज है 88, ए का एवरेज है 78। तो आप बता दो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे। आप कहेंगे सर बी और सी में कितने स्टूडेंट, एवरेज स्कोर कितना है 88 है। सेक्शन ए में जो एवरेज स्कोर है वो है 78। अगर तीनों को देख लूं, बी और सी को आप अलग मत मानो, बी और सी को एक सेपरेट एंटिटी मान लो आप से के। ठीक है, मैं मान लेता हूं एक स्कूल है जिसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक है ए और एक है के सेक्शन में बच्चों का एवरेज इतना है, ए सेक्शन में इतना है। टोटल दोनों सेक्शन का मिला दूं तो एवरेज मेरा कितना बन रहा है 85 बन रहा है ए और के का। टोटल स्टूडेंट्स भी हमें गिवन है 120 है, तो हमें बताना है सेक्शन ए में कितने बच्चे होंगे। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, एलिगेशन लगा लेते हैं, जो हमें फिर जो रेशियो मिलता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो मिलता है। 85 में से 78 घटाऊंगा तो 7, और 88 में से 85 घटाऊंगा तो 3। 7 रेशियो 3, 10 रेशियो टोटल स्टूडेंट्स कितने 120 उसे रिप्रेजेंट करेगा। एक रेशियो किसके बराबर 12, तो 3 रेशियो 3 इंटू में 12, ये हो जाएगा 36 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो गया। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स का एक क्लास में एवरेज मार्क 75 है। कुछ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स अगर और जोड़ दिए जाएं तो एवरेज बन जाता है कितना 78, और इन 5 स्टूडेंट्स के नंबर भी हमें दे रखे हैं। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो दो तरीके, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो जाएगा, आप कहेंगे सर एन स्टूडेंट्स हैं, एवरेज है 75, तो सम हो जाएगा 75 इंटू एन। फिर जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को आप ऐड कर देंगे, जो नया एवरेज बना 78, ये कितने स्टूडेंट्स का हो गया n+5 का। सोल्व करके आप n का मान निकाल लेंगे। लेकिन ये सब बचकाने काम हम नहीं करते हैं जब हम एसएससी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करते हैं। हम लगाते हैं यहाँ पे डेविएशन का कॉन्सेप्ट, जिससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर अभी जो टोटल स्टूडेंट्स हो गए ना मेरे पास n+5, उनका एवरेज कितना आ रहा है 78 आ। ठीक है, वो किस वजह से हुआ, 75 से 78 किस वजह से हुआ, 3 नंबर बढ़ गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट्स नए भर्ती करे, है ना। तो जो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इन स्टूडेंट्स जिनका एवरेज 75 था, इनमें कुछ कंट्रीब्यूशन करा होगा। कंट्रीब्यूशन कितने का कर दिया इन 5 स्टूडेंट्स ने। आप कहेंगे सर मान लो पहले n स्टूडेंट्स थे, 3 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो जो नया एवरेज है ना, इससे इन्होंने कितना ज्यादा स्कोर किया होगा, n इंटू में 3, तो 3n ज्यादा स्कोर किया होगा, और ये किसके बराबर हो गया। अब आप कंपेयर कर लो कि ये 78 था, कितने ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा। इसने 80 है तो 2 का ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा, 85 माइनस 78 करूंगा तो इसने 7 का ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा। इसने यहां पे 11, इसका 3, और इसका कंट्रीब्यूशन है 4 का ज्यादा। ये सारा कंट्रीब्यूशन मिलके 3n का कंट्रीब्यूशन हुआ, 3 का कंट्रीब्यूशन n स्टूडेंट्स में हुआ। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। 9 20 27 डिवाइडेड बाई 3, n का मान आ गया मेरे पास 9। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, बस एग्जाम में इतना करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब ये देखो मीन वाला क्वेश्चन आ गया, स्टेटिस्टिक्स का है, स्पेलिंग सही कर लेना, STATISTICS। ये हमें इस डेटा का मीन दे रखा है 61, तो हमें बताना है x का मान क्या होगा। अब एक तरीका तो बिल्कुल वही बेसिक से, XI FI दे रखा है, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, सम निकालोगे, है ना। जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एवरेज है 61, और जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा इसका, उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो सम को इक्वेट करना। ये हो गया बच्चों वाला काम, जो बिगिनर्स करते हैं। आप हैं स्मार्ट पीपल, तो स्मार्ट तरीके से डेविएशन कंसेप्ट लगा के इजीली आंसर निकालेंगे। आप कहेंगे सर नेट डेविएशन कितना होगा, एवरेज से 0 होगा। ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, नेट डेविएशन एवरेज से अगर मैं निकालता हूं तो 0 आता है। तो मेरे पास एवरेज था 61, तो यहां पे डेविएशन क्या आएगा मेरे पास, फटाफट से देखो। चलो
61 है, 55 है, 55 में से 61 घटाऊंगा, -6 का डेविएशन है, यहाँ पे -1 का डेविएशन है, यहाँ पे कितने का डेविएशन है, +9 का, 70 - 61, 95 में डेविएशन कितने का होगा, 34 का डेविएशन होगा, है ना। सम ऑफ ऑल द डेविएशन क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो -6, देखो 2 माइनस वाले हैं और 2 प्लस वाले हैं, तो मुझे इन सबको प्लस ही करना है, तो माइनस वाले को मैं अलग ले सकता हूं, क्योंकि इन सबका सम 0 करना है ना मुझे। चलो लिख ही देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे। 6 × 48 है मेरे पास, फिर मेरे पास प्लस में -1 इंटू में x है, फिर मेरे पास यहाँ पे +9 इंटू में 31 है, और फिर मेरे पास +34 इंटू में 23 है। सम ऑफ डेविएशन यही आएगा और ये आएगा 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि एवरेज से ही कंपेयर कर रहे हैं। मुझे बताना है x का मान, तो ये माइनस है ना, -x इधर ले जाता हूं, सोल्व करके अपना आंसर बता दूं। अब ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट। अब क्या कैलकुलेशन रह गई भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। आप कहेंगे सर 3 4 जा 12 2, 9 1 जा 9 9, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू में आंसर आएगा, ये तो प्लस में है, और ये 6 8 जा 48, तो माइनस का 6 देगा यूनिट डिजिट में देख रहा हूं, तो 6 9 और 2 11 -6 कितना आएगा, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, 9 4 3 12 1, ये 8 आएगा, सॉरी 8 6 48 8, तो 11 - 8 यूनिट डिजिट क्या होगी, 3। कौन से ऑप्शन में है, बी में। क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। कैलकुलेशन बचाना जब तक नहीं सीखोगे एग्जाम कभी भी टाइमली नहीं कर पाओगे, चाहे कितना ही पढ़ लो। क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें बताना है इसका एवरेज बता दो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखने में बड़ा लग रहा होगा, बहुत सिंपल सवाल होता है ये वाला। इसकी डायरेक्ट ट्रिक डेविएशन मेथड से मैंने आपको सिखा रखी है, अगर आपने क्लासेस करी होंगी स्टैटिस्टिक्स की मेरे साथ। क्लास इंटरवल दे रखी है, अगर मुझे एवरेज बताना है तो आप इन दोनों का मिडल वैल्यू निकाल लिया करो, मतलब या फिर 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 10, ये है 20, ये है मेरे पास 30, ये 40, ये 50 और ये 60। बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना ये सब लिखना नहीं होता। तो ये छोड़ दो क्लास इंटरवल, मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू मान ली कि मेरे पास वैल्यू ये है और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है। अब इसमें भी डेविएशन कंसेप्ट लगाएंगे, सारा मल्टीप्लाई करके करूंगा, लंबा चौड़ा खिंच जाएगा मेरा। तो डेविएशन कंसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अपना एवरेज मान लेता हूं मैं किसी भी एक वैल्यू को, या तो 30 को मान लो या 40 को मान लो, आपके ऊपर है, आप कोई भी एक वैल्यू अपने हिसाब से एज्यूम कर लो एवरेज। तो मैंने कहा एज्यूम्ड मीन मैंने कितना मान लिया, 30। जो मेरा एवरेज होगा वो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन प्लस, क्योंकि एज्यूम्ड एक्चुअल एवरेज नहीं है, तो डेविएशन यहां से निकालूंगा, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो एवरेज डेविएशन को अगर एज्यूम्ड मीन में ऐड कर दूंगा तो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एवरेज से ही करते हैं एक्चुअल एवरेज से, तो सम ऑफ डेविएशन फिर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो अगर मैं डेविएशन निकालने की कोशिश करूंगा 30 से, तो आप कहेंगे सर नेट डेविएशन कितना होगा, यहां पे मेरे पास 0 का होगा, यहां पे मेरे पास -10 का होगा, -20 का होगा, यहां पे मेरे पास +10 का होगा, +20 का होगा, और यहां पे +30 का डेविएशन होगा, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखेंगे सारे फैक्टर्स में मेरे पास 10 का मल्टीपल है ना, 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो -2 -1 0 1 2 3, ये सारे काम मन मन में करने वाले हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो अब हमने डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन अगर मैंने कहा, एज्यूम्ड मीन मुझे पता है ऑलरेडी 30 माना है मैंने, सम ऑफ डेविएशन क्या क्या आएगा। आप देखो यहाँ पे ये -1 है और ये 18 है फ्रीक्वेंसी, तो -18, यहाँ पे मेरे पास 14 है और यहाँ पे +1 है, 0 वाला तो मैंने लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। -18 + 14 क्या देगा मुझे, नेट रिजल्ट 4 देगा, ठीक है। ये 0 × 8 करोगे तो 0 ही देगा, लिखना चाहो लिख लो, वरना कुछ नहीं। और 10 से तो सारा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो मैंने बाहर कॉमन लिया वो तो मल्टीप्लाई करना ही है बाद में। अब प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब प्लस में मेरे पास 16 बन रहा है, माइनस में बन रहा है 12, तो 16 - 12 कर देता हूं, तो बचेगा मेरे पास 4, और प्लस लास्ट में मेरे पास क्या है, 3 वाला है, और यहां पे 8 ही है, -3 में कुछ है नहीं, तो 3 × 8, ये सम ऑफ डेविएशन आ गया। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 12 + 18 30 + 38 52 68 और 8 76 डिवाइडेड बाय 76, दिस विल बी माय आंसर। देखो देखने में आपको बड़ा लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में ये सारी कहानी हम लिखते ही नहीं है। एग्जाम में तो सिर्फ मैं ये देखा डायरेक्टली ये लिखता हूं और इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे 4 + 8 12 प्लस 24 36 डिवाइडेड 36 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 18 था, ये नेगेटिव में 18 था और पॉजिटिव में हमारे पास 4 था, तो ये -4 है, गलती से ये प्लस का आ गया, इसे सही कर लेना। तो यहाँ पे 4 है और ये 24 है, 28 और यहाँ पे 10 था तो 280। तो ये आंसर आएगा 30 + 280 डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे 76। और क्या वैल्यू आएगी आप देखो, रफली निकाल लो ना 30, और ये कितने टाइम्स आएगा, अगर ये मेरे पास 76 है तो 4 टाइम्स, तो 70 × 4 280 होता, तो 4 से थोड़ा कम रहेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। 4 ऑप्शन में 30 + 3 पॉइंट समथिंग 33 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो यही आंसर होगा, आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अगर मैं एक आर्टिकल को 5/14 का बेचता हूं उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे, तो हमें लॉस होता है 20% का। अगर 80% पे बेचें एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे तो प्रॉफिट क्या होगा? एसएससी में बहुत बार आ चुका है, मैंने कितनी बार कराया ये क्वेश्चन। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस का हम कितने पे बेच रहे हैं? 5/14 पे, तो हमें क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे 20% का लॉस, तो मैं कहूंगा ये बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे 20% होता है 1/5, तो मतलब कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस का 4/5। तो यहां से मेरे पास कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, या सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां ये नीचे चला जाएगा, उधर 14 × 4 दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 25, 5 × 5। अब कहता है अगर मैं आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% पे बेचूं, तो इसका भी क्या कर दूं? 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 85% निकालना है तो हमें बताना है कि हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस में 4/5 से मल्टीप्लाई करा, रेशियो तो मेरा यही मेंटेन रहेगा। आप देखेंगे ये आ जाएगा मेरे पास 56 × 4 डिवाइडेड बाय 125, और उससे आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा। एक तरीका तो ये डायरेक्टली आप ऐसे करके इंडिविजुअली सोल्व करो, दूसरा तरीका मेरे पास एक बेटर मेथड भी है ऐसे करने का। आप कहेंगे सर ये 25 और 5 125 है, 125 से कंपेयर करना मुश्किल है, अगर मैं ऊपर नीचे 8 से और गुना कर दूं तो नीचे बन जाएगा मेरे पास 1000 और ऊपर क्या बनेगा, ये आप सोल्व कर लो। यहाँ पे 56 इंटू में 4 तो ये 234 बनेगा, सॉरी 224 बनेगा, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 16 19 और 17, ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस ये है और मेरा कॉस्ट प्राइस ये है। कितने का प्रॉफिट हो गया? 792 का। कितने पे? 1000 पे। कंपेयर करना है, जब भी हम परसेंटेज प्रॉफिट बताते हैं 100 से कंपेयर करते हैं ना, तो 1000 पे इतना है तो 100 पे कितना होगा? इतना होगा। तो 79.2, दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, और ये बस समझाने के लिए मैंने पूरा कर दिया, वरना लास्ट की 2 डिजिट जैसे ही आपको यहाँ पे 92 मिली थी। 1000 बनाने का मतलब ये है ना कि ऊपर से हम डायरेक्टली कंपेयर कर पाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये 8 से मल्टीप्लाई करा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो यूनिट डिजिट से हो जाते हैं। आपने यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करने में यूनिट डिजिट देखी, मैंने कहा 2 आएगा, तो लास्ट में जो भी आंसर है जिसके 2 आएगा वो आंसर हो सकता है ये या ये। फिर अगर 2 मिल रहे हैं तो फिर हम 9 पे जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए 1000 से कंपेयर करने पे। अगला सवाल मेरे पास, एक आदमी ने एक आर्टिकल को 481 का बेचा, D% का डिस्काउंट दिया एमआरपी पे, और एक दूसरा डिस्काउंट दिया जो कि सेम नॉमिनल वैल्यू का है जो पहले हमने डिस्काउंट दिया। मार्क्ड प्राइस दे रखा है इतना, तो आप बता दो कि डी का मान क्या रहा होगा। अब देखो, मान लो मेरे पास एक आर्टिकल है 100 रुपए का, मैंने इस पे क्या दिया? 20% डिस्काउंट दिया, 100 की जगह कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। चलो मेरे पास 50 रुपए का एक आर्टिकल है, मैंने इस पे क्या करा? 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% कितना हो जाएगा इसका? 1/5 मतलब 10 रुपए। तो कितना डिस्काउंट दे दिया मैंने इसका? 10 रुपीज का दे दिया। तो ये इसकी होती है नॉमिनल वैल्यू। क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू। तो कह रहा है कि जो पहले डिस्काउंट दिया हमने वही डिस्काउंट एक बार और दिया, तो मतलब अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? 10 + 10 20 का दे रहा हूं। तो आप कहेंगे सर डिस्काउंट कितने का हो गया? 20 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30। समझ आया? और अगर आप सेम ही वैल्यू पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं ना भाई, पहले 20% का दे रहे थे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 20% का मान इतना है और इतना ही वैल्यू में दे रहा हूं,
तो मैं कह सकता हूं यहां पे पहले अगर D% का डिस्काउंट था और इतना का ही नॉमिनल वैल्यू पे डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब ये कि आप 2D% का डिस्काउंट दे रहे हो। ये चीज भी आप समझ के चल सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये, आर्टिकल, एक आदमी ने आर्टिकल इतने का बेचा, ठीक है, D% का डिस्काउंट दिया और उतनी वैल्यू पे दिया, मतलब मैं कह सकता हूं 2D% का डिस्काउंट दिया, एमआरपी था इतना, तो हमें बताना है कि डी का मान क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे सर मेरे पास कुछ एमआरपी है, 100 माइनस 2D, ये परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, तो एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद फाइनल वैल्यू क्या बनती है मेरे पास, सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी कितना था 1924 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 481। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, परसेंट हटाऊंगा तो आप डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे 481 है, कितने टाइम्स, ये तो डायरेक्टली कटता हुआ दिख रहा है कि आपको 1 है 4 है, अगर डायरेक्टली काट रहा होगा इस चीज को तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स देखो इसका जा रहा है क्या 480, इसका 400 का 4 गुना 1600, 81 का 4 गुना 324, पूरा का पूरा कट रहा है 4 टाइम्स। अगर आप देखेंगे यहां पे ये 4 हो गया मेरे पास, यहां से काटूंगा तो ये हो गया 25 उधर चला जाएगा, फिर 2D 100 में से 25 कटेगा, तो 2D मेरा किसके बराबर 100 माइनस 25 के 75 डिवाइडेड बाई 2 37.5, डिस्काउंट आ गया 37.5 का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को? ऐसे एक और सवाल पूछा गया था कि एक आर्टिकल को इतने का बेचा जाता है, D% का डिस्काउंट दिया जाता है और उस पर एक अनोदर डिस्काउंट सेम नॉमिनल वैल्यू का दिया जाता है, तो हमें बताना है अगर आर्टिकल का एमआरपी इतना है तो डी का मान क्या होगा। सेम प्रोसेस से आप कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 1145 है, ठीक है, इसमें मैं 100 माइनस 2D डिवाइडेड बाय 100 करूंगा और इसे सोल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो 687 बचेगी। डी का मान बताना, 7 से डायरेक्टली 5 टाइम्स जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ और चीजें सोचनी पड़ेंगी। पहले तो 1145 को एक काम करता हूं, यहां से काट लेता हूं 20 और ये 5 से जाएगा मेरे पास, तो क्या वैल्यू बनेगी 22 और 9 229। अब 229 दिख गया और ये 687 दिख रहा है, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि 3 टाइम्स कट रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3। अब इसे सोल्व कर लो, 20 इंटू में 3 60, 100 में से 60 गया 40, वो 2D के बराबर हो जाएगा, तो D मेरे पास कितना 40/2, ये आ गया 20। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास कहता है एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 287.7 का बेचा आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस एंड दिस। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे प्रॉफिट होता है इतने का, तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो किस पे बेचेगा, एमआरपी पे बेचेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस बताना है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है एमआरपी बेचने पे 137% का, तो कॉस्ट प्राइस का 137% ये तो मेरा एमआरपी होगा। अब एमआरपी पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, फिर वैल्यू आ रही है सेलिंग प्राइस की इतना, तो एमआरपी ये है, इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो, 86% का दिया तो 14% पे बेचेंगे और यहाँ पे 85% का दिया तो 15%, जो हम 3/20 भी लिख सकते हैं, इतने का बेचेंगे। और ये किसके बराबर हो गया, ये मेरा 287.7 के बराबर हो गया। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। एक लाइन में लिखने का फायदा ये होता है कि हमारी कंप्यूटेशन बच जाती है, हम ऑप्शंस की मदद से अपने आंसर को कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं, देखो मेरे पास 2 और 5, ये इस वाले पार्ट में पूरे में देखो कि नीचे वाले पार्ट को मैं किसको काट पा रहा हूं, क्योंकि 0 0 वगैरह है ना, तो ये मेरे पास 14 का 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। क्या मैं अब ऊपर वाले पार्ट को कुछ भी छेड़ पा रहा हूं, इसे काटने के लिए नहीं काट सकता ना कुछ भी, तो मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर चाहिए तो ये सारा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। एक पॉइंट है, पॉइंट हटा दूंगा तो ये 0 कट जाएगी मेरी, है ना। अब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 0 और 2 0, ये 4 0 तो पक्की बात है आनी ही आनी है, तो जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 4 0 होंगी। एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो यही आंसर होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है चीजों को, ऑप्शंस देखने हैं। एक शॉपकीपर ने एक आइटम इतने का बेचा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 58 और एक 80% का एमआरपी पे, कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे प्रॉफिट होता 25% का। आप बता दो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन,
आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस एमआरपी पे बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट, तो 25% का प्रॉफिट ले लूंगा, 25% 1/4 होता है, तो हम कितने का बेचेंगे, 4 का पड़ रहा है, 5 का बेचेंगे, 1 का प्रॉफिट लगा के। ये हो गया मेरा एमआरपी। एमआरपी पे 2 डिस्काउंट दिए, 58% का दिया तो 42%, जिसे मैं 21/50 लिख सकता हूं, इतने का बेचा होगा। 80% का दिया डिस्काउंट तो 20% पे बेचा होगा, 20% इज नथिंग बट 1/5, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये 770.7 के बराबर दे रखा है। सोल्व करके बता दो कि क्या वैल्यू आएगी। फिर से वही चीज करेंगे, ऑप्शंस देख लिए, नजर मार ली, खत्म काम। 5 से मेरा ये 5 कट जाएगा। अब यहां से तो ये और ये तो कुछ कट नहीं रहा। आप देखेंगे 4 × 50 ये तो होता है 200, ठीक है। 200 उधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो एक जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा, और जो भी आंसर बचेगा मेरा 20 का मल्टीपल होगा उधर जाके, क्योंकि 21 कहीं ना कहीं से काटेगा। 20 का मल्टीपल होगा तो लास्ट में जीरो आएगी, ऑप्शन नंबर डी में ही जीरो है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली करने हैं क्वेश्चन। एक ट्रेडर क्लेम करता है कि वो अपनी जो फ्लोर है, मतलब 35% पे बेचता है आटा को प्रॉफिट पे, लेकिन वो एक फॉल्स वेट भी यूज करता है। वो क्या करता है, 16% कम वेट तोलता है। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना रहा होगा, ठीक है। तो मान लो एक चीज मेरे पास 100 रुपए की है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं उसे बेच रहा हूं 35% का प्रॉफिट लगा के, कितने की, 135 की बेच रहा हूं, 35% का प्रॉफिट लगा दिया। अब जब देने की बारी आ रही है तो वो पूरी क्वांटिटी भी नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, 16% कम दे रहा है, मतलब 16% कम रुपए के सामान को दे रहा है। तो इसमें 16% और कम कर दो आप, तो एक्चुअली में सामान कितने का दे रहा है, 84 का ही दे रहा है। 84 का दे रहा है और बेच रहा है सामान इतने का दे रहा है, एक्चुअली में इतने का दे रहा है और चार्ज कर रहा है इतने पैसे। तो कितना प्रॉफिट होगा हमें यह बताना है। आप निकाल लो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया। 100 से कंपेयर करूंगा, ये 16 कम है और ये 35 ज्यादा है। 16 जमा 35 कितना हो गया मेरे पास, ये वाली वैल्यू हो गई 51। 51 डिवाइडेड बाई 84 पे प्रॉफिट होगा उसे, इंटू में 100%, क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान रखना ये जो पढ़ रहा है लागत मूल्य उसी पे प्रॉफिट निकालते हैं। तो 84 का पढ़ रहा है और 135 का बेच रहा है। सॉल्व करेंगे, कुछ कट रहा है, 3 से कट जाएगा 17 और ये कट जाएगा मेरे पास 28। अब आगे और काटना चाहो तो ये 25 और ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा वो क्या कहते हैं 7। आपकी मर्जी है, फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 को 17 में। तो बेटर है डायरेक्टली 28 से काट लो ना, थोड़ी स्पीड अपनी सही रखो कैलकुलेशन की। तो अगर मैं डायरेक्टली करता हूं यहाँ पे 170, 28 के टेबल में कितना जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 168, 2 बचा, 2 जीरो बचा ना, 2 जीरो तो जीरो लगेगी, फिर 0.200 लगभग मेरे पास, ये 7 टाइम्स जाएगा तो 60.7 आएगा, 61% अप्रोक्सीमेटली सही जाएगा। नियरेस्ट टू एन होल नंबर बताना था ना, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, नियरेस्ट होल नंबर पूछा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेता इग्नोर डेसिमल, अगर यहां पे क्वेश्चन में होता इग्नोर डेसिमल, तो उस पर्टिकुलर केस में पता क्या होता आंसर मेरा, 60 सही हो जाता आंसर, क्योंकि डेसिमल वाला नहीं देखना, तो पहले की वैल्यू जो है 60। ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है कि जहां पे इग्नोर डेसिमल लिखा हुआ था और बच्चे वहां पे 61 इस तरीके से आंसर मार्क कराए, जबकि आंसर क्या होता उस केस में, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना था, पहले वाली जो वैल्यू वो आंसर आ जाएगा। डीआई का क्वेश्चन आया था सीजीएल 2024 टीयर 1 में इस टाइप का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है राम को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं रवि से 20 किलोमीटर चलने में। तो मेरे पास रवि है और मेरे पास राम है, डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर का है। राम को 2 घंटे ज्यादा लगेंगे रवि से। राम अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो रवि से 1 घंटा 20 मिनट पहले खत्म कर देता है। अहेड, अहेड का मतलब ये है कि रेस या जब वो चल रहे हैं तो 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें बताना है स्पीड ऑफ रवि। इस तरह का सेम क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखो कहता क्या है, हमारे पास राम और रवि 2 लोग हैं, हमें किसकी स्पीड बतानी है, रवि की। तो रवि का टाइम हमें नहीं दे रखा, तो रवि के टाइम को टी मान लिया। जब राम अपनी एक्चुअल स्पीड से चल रहा है तो उसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मैंने कहा राम को कितना टाइम लगेगा, t+2। डिस्टेंस है इतना, राम ने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो राम, ये मैं कहता हूं ओल्ड और राम न्यू की बात करते हैं। तो राम ओल्ड और राम न्यू, स्पीड पहले 1 थी तो अब कितनी कर दी, 2। डिस्टेंस तो इतना ही चलना है,
तो स्पीड अगर इतना है तो टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा 2:1 हो जाएगा इनका, ठीक है। अब जो राम को टाइम लग रहा है वो 1 आवर 20 मिनट्स कम लग रहे हैं इससे, तो अब जो टाइम लग रहा है वो t माइनस 1 आवर 20 मिनट को आप फ्रैक्शन में करना चाहो तो कर लो, वरना चलो फ्रैक्शन में कर ही लेते हैं। 20 मिनट्स होता है 1/3 आवर, तो 1/3 इतना लग रहा है। अब टाइम का रेशियो है 2:1 और यहाँ पे टाइम का गैप दे रखा है इतना, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस टाइम का 1 रेशियो है, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 3 1/3, या फिर मैं कह सकता हूँ 10/3 आवर्स का डिफरेंस हो गया। 1 रेशियो 10/3 आवर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे राम की जो पुरानी है या तो 1 रेशियो इसके बराबर, तो 10/3 आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है t माइनस 1/3 को, है ना। राम की जो न्यू स्पीड है, हमें रवि का टाइम चाहिए तभी तो हम रवि की स्पीड बता पाएंगे डिस्टेंस से, तो आप कहेंगे t 1 माइनस 1/3 को t 4/3 लिख सकता हूं, और ये 10/3 के बराबर हो गया। इधर जाके ऐड करेंगे 14/3, तो इसे रवि को कितना टाइम लगेगा, इतना लगेगा, डिस्टेंस है इतना, तो स्पीड क्या हो जाएगी 20 अपॉन में टाइम है 14/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10/7 तो 30/7, और ये वाली वैल्यू 4/2/7 हो गई। चले आगे, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। दूसरा तरीका इक्वेशन बना के भी आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका ये है हमारा एक बार की में आपको आंसर मिलेगा रेशियो मेथड से। अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है। एक आदमी एक व्यू पॉइंट पे जाता है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, जाता है चल के, ठीक है। आदमी क्या करेगा, चल के एक पर्टिकुलर पॉइंट में मान लेता हूं ए है, और ये है मेरा व्यू पॉइंट, यहां से लेके यहां पे चल के जाता है और वापस आ जाता है किसमें, गाड़ी में। तो गाड़ी में फास्ट तरीके से आ पाएगा, तो उसे क्या लगता है 3 घंटे 15 मिनट लगती है टोटल। अगर वो 3 घंटे गेन कर लेता है, वो अगर वो दोनों जगहों पे ड्राइव करके जाए, तो हमें बताने हैं कि उसे कितना टाइम लगेगा अगर दोनों रास्ते वो चल के जाए। इस तरह का सवाल भी एसएससी में आ चुका है। कैसे करेंगे जब ध्यान से समझिए। मैं मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक की दूरी है डी, डी डिस्टेंस चल के जाने में उसका टाइम मान लेता हूं, वॉकिंग टाइम डी डिस्टेंस कवर करने में WT है, कार से वापस आने में डी डिस्टेंस कवर करने के लिए कार का टाइम जो है वो मैं मान लेता हूं CT है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं। कहता है अगर दोनों रास्ते वो कार से ही जाए तो कार का टाइम प्लस कार का टाइम या 2 कार का टाइम, उस केस में वो क्या करता है 3 घंटे गेन करता है। अब यहां पे ना कंफ्यूज मत कर देना, गेन्ड 3 आवर्स का मतलब ये नहीं कि 3 घंटे फालतू लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पैदल चलेगा ज्यादा टाइम लगेगा, गाड़ी से चलेगा कम टाइम लगेगा। गेन 3% का मतलब 3 घंटे का उसे लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब 3 घंटे वो बचा पा रहा है। तो अब इसमें से अगर आप 3 आवर्स को माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पे उसे कितना टाइम लगा होगा। अगर कार से जाएगा और कार से आएगा सिर्फ 15 मिनट लगे होंगे। अब हमसे कहता है कि अगर दोनों ही रास्ते वो चल के तय करें तो कितना टाइम लगेगा, तो WT प्लस WT या फिर मैं कह सकता हूं 2WT, ये हमें बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आप कहेंगे सर ये CT प्लस CT है, इसे यहां पे करके ट्वाइस इंटू कार का टाइम 15 मिनट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं 2WT बताना तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं और ये वाली वैल्यू घटा देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 से गुना करा और नीचे वाली वैल्यू को घटा दूंगा तो 2CT से 2CT घट जाएगा, 2WT बचेगा मेरे पास। और ये कितना हो गया 3 घंटे 15 मिनट इंटू 2, 6 घंटे 30 मिनट, उसमें से 15 मिनट घटाया तो 6 घंटे 15 मिनट। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरह का एक और सवाल आपके एग्जाम में था। आई होप आपको क्लियर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी बस, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है क्लोजेस्ट इंटीग्रल 4000 रुपए पे 5.25% पर एनम के ब्याज दर से अगर पैसा हमने 11 फरवरी से लेके 12 अप्रैल तक ब्याज पे दिया। तो आप कहेंगे सर देखो तो 2024 है, क्या होगा लीप ईयर होगा। तो कितने दिन होते हैं लीप ईयर में, आप कहेंगे सर 366 डेज होते हैं। कितने दिन के लिए पैसा ब्याज पे गया,
तो बेसिकली देखो होता क्या है ना प्रोसेस हमारे पास, मान लो मैंने सुबह 10 बजे 10 AM पे 11, एक ध्यान से समझना, 11 फरवरी को पैसे दिए, और मैं कह रहा हूं कि मैंने जो पैसा लौटाया ना वो 12 फरवरी को लौटाया, तो लॉजिकली यहां पे टाइम फ्रेम नहीं दे रखा ना, तो हम मान के चलेंगे 11 फरवरी को अगर 10 AM पे पैसा लिया है तो 12 फरवरी को भी 10 AM पे ही पैसा लौटाया जाएगा। तो हमारे पास यहां पे कितना टाइम हुआ, आप कहेंगे सर 11 फरवरी को लिए 12 फरवरी को दिया, तो ये एक ही दिन काउंट होगा ना हमारा, है ना, वन डे ही काउंट होगा। इसी तरीके से हमारा यहां पे भी होगा, हम 11 फरवरी 2024 में अगर पैसा ले रहे हैं तो आप देखिए 11 फरवरी दो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज होंगे, तो मेरे पास अगले महीने तक के लिए कितने 29 दिन गए, तो हमें 11 मार्च को अगर मुझे पैसा देना होता तो 29 दिन का मुझे ब्याज देना होता, 11 अप्रैल तक का देना होगा तो हमें कितना, मार्च में 31 दिन होते हैं तो 11 अप्रैल तक 31 दिन का ब्याज देना होता, 12 अप्रैल है तो एक दिन और जुड़ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 61। साल का, एक साल में ब्याज लगता है इतना, तो 366 डेज होते हैं साल में, तो 61 डेज का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 61 डिवाइडेड बाय 366, ये हमारा टाइम आ गया ईयर में। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो वो ही यूज कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 4000, इंटू टाइम है, रेट कितना है 5.25, जिसे मैं सिंप्लीफाई करके इंटू 4 कर दोगे आप ऊपर नीचे, तो ये 21/4 बनेगा, तो 21/4 और डिवाइडेड बाय 100 करना है तो 1/, दिस विल बी माय आंसर। सॉल्व कर, आप देखेंगे यहां पे मेरे पास ये वाली वैल्यू कितने टाइम्स जाएगी, 6 टाइम्स जाएगी। आगे कुछ कट रहा है, 3 से काटूंगा 7 और यहां पे बचेगा 2। अब एक तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर भी आ रहा है, लेकिन इंटीग्रल पूछा कि अब तक पॉइंट में चला जाए तो देखना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 गई, 4 2 जा 8, 8 से काटूंगा 40 को तो 5 जा जाएगा, 7 5 जा 35, दिस विल बी माय आंसर। अगला सवाल हमारे पास कहता है सुमन ने 3500 रुपीज 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करे, उसे जो ब्याज मिला वो मिला 6048 का आफ्टर n ईयर्स, तो हमें n का मान बताना है। तो आप सिंपल तरीके से करेंगे कि हमारे पास पैसा जो है इतना है, 20% का ब्याज मतलब 1/5 का ब्याज, तो 5 निवेश करेंगे तो 6 मिलेंगे, n ईयर्स के लिए करा तो इंटू n अमाउंट बन जाएगा इतना, फॉर्मूला लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये किसके बराबर है 6048 के बराबर है। आपको यहाँ पे n का मान बताना है कि क्या हो। अब ये तो 3500 तो भाई यहां से हटा दो और सीधा नीचे ले जाओ, बात एक ही है। सोल्व करेंगे, किससे कट रही है ये वाली वैल्यू, देखो 3500 आपको पता है, 100 तो आपको पता है 2 4 से और 25 से, 3500 5 से जाएगा और आपका 7 से जाएगा। क्या आपको ऊपर कहीं भी 5 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 5 का मल्टीपल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मेरे पास यहाँ पे आप इसे 7 से काट दो, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 500 होगी, और 7 से इसे काटूंगा तो ये मेरे पास 8 जा 44 7 जा 28 4 जा, ये वैल्यू आएगी। सिक्स नहीं है, ये 7 है, 7 नहीं है सॉरी 6 है, ये 7 860। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 से काटूंगा तो 125 आएगा, और इसे 4 से काटूंगा तो 216 आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, 216 और 125, 6/5 का क्यूब होता है, तो n कितना हो गया मेरा 3। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years the simple interest is 56 and compound interest is इतना, what is the principle। कुछ पैसे हैं मैंने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाए, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का बना 56 और कंपाउंड इंटरेस्ट बना 52 72, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, सॉरी प्रिंसिपल क्या हो। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है कुछ, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो मैं कहूंगा 56 2 साल का है तो 1 साल का 56/2 दैट इज 28 होगा 28, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होता है, दूसरे साल में क्या होता है, जो फर्स्ट
पहले साल का जो इंटरेस्ट लगा उस पर भी मुझे ब्याज मिलता है, ठीक है। और उस पर कितना ब्याज मिलेगा मैं देख लेता हूं, यहाँ पे कितना ब्याज मिला और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, इस पे ब्याज लग के जो टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का, ये हो गया। आप देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 72। 56 मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 56 घटा दो तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बची 16। तो जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो 16 के बराबर होगा। तो 28 का R% अगर मैं निकालता हूं तो 16 है, तो 16 का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 28 पे। तो आप कहेंगे सर 4 से काट दो, 4/7, 4/7 के फ्रैक्शन से हमें ब्याज मिल रहा है। अब 4/7 है, अब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो मैं कह सकता हूं ये किसके बराबर है, ये मेरे पास इंटरेस्ट पहले साल का अगर हम देखें तो SI ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, क्या ये वही रेशियो, प्रिंसिपल है इसका 4/7 करा तो ये वैल्यू आई, फिर इसका 4/7 करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, ऐसे ही हो रहा है ना मेरे पास ये। तो मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल ये 4/7 ही है, या फिर प्रिंसिपल इंटू 4/7 कर लो आप, क्या प्रिंसिपल इंटू में 4/7, ये मेरे पास किसके बराबर, 28 के बराबर। तो आप प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से काटूंगा 7, 7 7 49, ये मेरा प्रिंसिपल रहा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, बस समझाने की दृष्टि से ये सारी की सारी चीजें बताई, बाकी तो कुछ मुश्किल खास इसमें था नहीं क्वेश्चन में। एग्जाम टाइम में प्रेशर के कारण कई बार बच्चे होपलेस हो सकते हैं, तो बेसिक जिसके क्लियर होंगे तो उसे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 कंपनी के जो सायरन है ना वो इनिशियली एक साथ बजते हैं 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के इंटरवल पे। 16 आवर्स 12 मिनट्स में फ्रॉम द टाइम दे फर्स्ट साउंड टुगेदर, कितनी बार ये एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो बजे, उसके बाद 16 घंटे और 12 मिनट और लेनी है, और इस दौरान वो टोटल कितनी बार बजेंगे हमें ये बताना है। तो जब भी इस तरह का सवाल होता है तो हर 12 मिनट में पहला सायरन, 16 मिनट में और यहाँ पे 20 मिनट में, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए सारे साथ में कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद बजेंगे। तो आप देखेंगे इन तीनों को अगर एलसीएम लेना है तो क्या वैल्यू आएगी, 12 और 16 का मैं लेता हूं तो ये 4 × 3 है और ये 16 है, 16 में एक 2 की पावर 4 है। तो सबसे पहले हम बड़े मैक्सिमम पावर वाले से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 इंटू में 3, तो 3 एक एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे, 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 2 इंटू में 5 है। तो मेरे पास जो एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 डेट इज 16 इंटू 3 इंटू में 5, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 48 इंटू में 5 डेट इज 240। तो हर 240 मिनट्स के बाद ये बजेंगे। टोटल टाइम हमारे पास कितना, 16 घंटे और 12 मिनट। तो इसे अगर आर में भी कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से डिवाइड करके आप कहोगे सर हर 4 घंटे में बजेगा। 16 घंटे 12 मिनट है, तो 16 घंटे और 12 मिनट अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा मेरे पास, आप तो कहेंगे सर 4 बार ही आएगा, तो एक बार तो वो स्टार्टिंग में बजेंगे, उसके बाद 4 बार और बजेंगे, तो टोटल कितनी बार बजेंगे, 5 टाइम्स। तो स्टार्टिंग से लेके 16 घंटे 12 मिनट बाद तक वो टोटल साथ में 5 बार बज चुके होंगे। इसमें ध्यान रखना स्टार्टिंग वाला भी ऐड करते हैं। अगला सवाल क्या है, 5 बैल हैं जो 4, 8, 12, 16 और 20 सेकंड्स में बजती हैं बार बार, सारी एक साथ बजती हैं 12 बजे। तो हमें बताना है कि एक साथ वो कितनी बार बजेंगी बिटवीन 12 PM टू 3 PM। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, आपको पता है इंग्लिश में हम पढ़ते हैं बिटवीन, और यूज हो तो बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है, ना कि टू। और यहाँ पे इन्होंने टू दे दिया, टू किसके साथ आता है, फ्रॉम के साथ आता है। और जब हम फ्रॉम 12 टू 3 PM की बात करते हैं तो 12 भी इंक्लूडेड होता है और 3 भी इंक्लूडेड होता है। जब बिटवीन दिस एंड दिस बात करते हैं ना 12 इंक्लूडेड होता ना 3 इंक्लूडेड होता। तो इन्होंने थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में डाल दिया हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकाले, लेकिन इन्होंने जो आंसर निकाला हुआ है वो फ्रॉम दिस टू दिस निकाला हुआ है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, फ्यूचर में भी अगर आपको एसएससी एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले बिटवीन दिस टू दिस, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है
कि हमारे पास यहां पे क्या पूछ रहा होगा, हमारे पास यहां पे फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये भी इंक्लूडेड होगा और ये भी। अगर बिटवीन एंड एंड आ गया तो कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास एक तो 12 बजे सारी बजी रही हैं, फिर कब बजेंगी, आप इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम 80 आएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 आएगा, 24 और 16 का एलसीएम 48, 48 और 20 का लूंगा तो 48 इंटू 5 240 ही एलसीएम आएगा मेरा। तो हर 240 सेकंड्स के बाद बेल बजेंगी। अगर मैं क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो तो ये 4 मिनट के बराबर होगा 60 से डिवाइड करके। इन 3 घंटे में कितनी मिनट्स होंगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास 60 इंटू में 3 इतनी मिनट्स होंगी, 4 से विभाजित करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 15 या 45। तो 45 बार मेरे पास स्टार्टिंग में बजेगी, उसके बाद 45 बार और बेल बजेंगी साथ में, तो 45 प्लस 1 आंसर मेरा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का। क्वेश्चन में क्या रखा है, ये है, सोल्व करके बताओ एक्स का मान क्या होगा। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे है इजी। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो 3 से काट दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक, अब सोल्व कर लो। अब सोल्व कैसे करें, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, अब नीचे से तो इजीली हो रहा है। देखो 1 माइनस एक्स है, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये 1 की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा और उससे एक्स कट जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं, एक्स अपॉन में मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स है ना, और ये मेरा 4 के बराबर दे रखा है। आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स पूरा, और यहां पे 1 की जगह आ गया 1 माइनस एक्स। तो आपका ये 1 माइनस एक्स में एक्स और एक्स कट गया, ये 1 माइनस एक्स अब इधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स, तो एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स बचा, और ये 4 के बराबर है। आसान हो गया क्वेश्चन। तो मेरे पास x इक्वल्स टू 8 माइनस 4x, 5x 8 के बराबर, तो x का मान 8/5 आ जाएगा, डेट इज 1.6। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि x, y और z का मान क्या होगा। अब देखो बेसिक से सॉल्व करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उससे बेटर है कि हम ऑप्शंस की मदद ले लें। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 इक्वेशन। अब जो ऑप्शन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि x की मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, 44/7 माइनस 44/7, y भी मेरे पास 22/7 माइनस 22/7, और z में मेरे पास क्या है 4 4 4 4 माइनस 4 और 8। इस तरीके से वैल्यूज दे रखी हैं। तो आप कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो जिसमें आप ये एक एक करके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। तो सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी है, देखो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, z का नहीं है। x का नहीं है, y और z का है, और x का है, y और z का नहीं है। तो सबसे देखो z क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है हर जगह, तो z में तो कोफिशिएंट हो भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कैलकुलेशन मेरी नहीं लगनी। तो हम कोशिश करेंगे कि x और y में से कोफिशिएंट हट जाए और सिंपलर वैल्यू रहे। तो यहां पे अगर मैं ध्यान देता हूं x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू -2, ये मुझे इन सब में सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन लग रही है देखने में। ठीक है, बाकी आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा x माइनस 2y और मेरे पास यहां पे प्लस 4z और यहां पे इक्वल्स टू -2। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो x, y और z का मान तो अपनी मर्जी से रखना है ना, तो यहां पे कुछ आएगा, फिर यहां कुछ और यहां कुछ, एक करके रखने लगो। वैसे तो मैं पूरा रख लेता, लेकिन हमें पता है यहाँ पे 44/7 x की जगह या -44/7, तो हमने रखा पहले पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 44/7 है, और यहाँ पे भी मैं क्या रख देता हूँ y की जगह पॉजिटिव वाला रखे, दोनों है पॉजिटिव वाले केस, हमारे पास दोनों वाले है ही नहीं, y में 3 में नेगेटिव है, तो यहाँ पे चलो 22/7 फिलहाल मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, 27/7। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा इंटीजर वैल्यू बनेगा, कुछ भी होगा, और ये इंटीजर है ही ऑलरेडी, तो हमें इसमें भी क्या चाहिए, रिजल्ट इंटीजर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव ले लेता हूं और ये भी पॉजिटिव ले लेता हूं, तो उस केस में क्या बनेगा, माइनस का 54 है, ये मेरे पास प्लस का 44 है, तो मेरे पास 54 माइनस 44 क्या आ जाएगा, माइनस का 10, जो 7 से नहीं कटेगा तो इंटीजर नहीं आ पाएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूं तो मुझे ये नेगेटिव लेना ही पड़ेगा,
तो मैं इसे एक बार नेगेटिव लेके देख लेता हूं। इसे मैंने नेगेटिव लेके रखा तो ये माइनस का 50 प्लस का 54 प्लस 44 ये हो गया 98/7 और यहां पे मेरे पास वैल्यू है ये बन जाएगा 14 प्लस 4 इंटू समथिंग और ये आना चाहिए -2। अब यहां पे क्या रखें, यहां पे -4 या -8 क्या सेट बैठेगा, आप देखो यहां पे -4 सेट बैठ जाएगा, -16 प्लस 14 तो माइनस का 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे आ रहा है -4, यहां पे माइनस का 27/7, यहां पे 44/7। ठीक है, तो ये है क्या कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख लो। ठीक है, 44/7 पॉजिटिव इसलिए स्टार्टिंग हम पॉजिटिव से करें बेहतर रहता है। ठीक है, तो मैंने इसमें ट्राई करके देखा, अगर मान लो मेरे पास यहां पे नई चीज बन रही होती तो मैं कुछ और ट्राई करता। अगला सवाल हमारे पास देखो, एक क्वेश्चन आया था ये मेंसुरेशन का, कहता है कि अगर रेडियस को हेमिस्फेयर की इंक्रीज कर दें 50% तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किस पे प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस के क्यूब के। तो आप कहेंगे सर रेडियस 50% इंक्रीज हुआ तो 2 का 3 हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास 8 का 27। 8 का 27 होगा तो इंक्रीज कितने का हो गया, आप कहेंगे सर 19 का इंक्रीज है कितने पे, 8 पे, तो 19 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 100%। ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे 200 से कुछ ज्यादा ही आएगी वैल्यू, क्योंकि 2 टाइम समथिंग जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं। तो चारों ही ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत था। एक्चुअली में जो एग्जामिनर ने आंसर दे रखा था इसका दे रखा था 125%, और वो कब आएगा, जब भाई यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या दे दें, एरिया दे दें, क्षेत्रफल दे दें। एरिया में क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो 2:3, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4:9, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया कितने पे, 4 पे, तो 5/4 गुना में 100% करेंगे तो 25 इंटू 5 125% आता है, एरिया के केस में आता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था क्वेश्चन में, एरिया होना चाहिए, तो रॉन्ग क्वेश्चन था। अगला सवाल हमारे पास कहता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर मेरे पास कोई एक सर्कल है, उसका अगर मैं एक सेक्टर बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर बताना हो तो पेरीमीटर कौन सा रीजन होगा, आप कहेंगे सर ये और ये सारा रीजन पेरीमीटर में आता है। पेरीमीटर होता है, ये तो रेडियस है, ये रेडियस है 2r प्लस, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, ये आर्क लेंथ है। ठीक है, रेडियस 10.5 दे रखा है, सेंटर पे जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, हमें बताना पेरीमीटर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर हो गया 2 इंटू आर, 2 इंटू में 10.5 21 प्लस 60 अपॉन में 360 1/6 और 2πr, जब रेडियस मेरा 10.5 होता है तो हमें पता है पेरीमीटर 66 होता है, तो आप रख दोगे, जब भी निकाल सकते हो। ये वैल्यू याद है तो ज्यादा आसान हो जाएगा, 11, तो ये हो गया 32। चलें आगे, अगला सवाल, अच्छा सवाल है ये, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, ध्यान से करेंगे, नॉट डिफिकल्ट बट अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे, एक का डायमीटर 34 है, एक का 50 है। तो डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो रेडियस निकाल लो आप, एक का 37 होगा, 34 है तो एक का 17 होगा, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर दोनों का सेम, तो इस तरीके से बनेंगे। और एक का 50 है तो मैंने कहा 25 होगा, एक साथ हमने रेडियस बना दिया। आगे कहता है एक स्ट्रेट लाइन CAPF है जो लार्जर सर्कल को C और F पे और इंटरसेक्ट करती है और छोटे वाले सर्कल को A और P पे कट करती है। तो मैंने यहां से एक लाइन बना ली, कलर चेंज कर लेते हैं, CAPF जो इस तरीके से कट कर रही है बड़े सर्कल को और छोटे सर्कल को। AP हमें दे रखा है कितना, 16, तो यहां से लेके यहां तक का रीजन है 16। हमें बताना है कि CF का मान क्या होगा, ये पूरी जो लेंथ है इसके मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप ये करो,
कि भाई ये कोड है ना, ये सेंटर है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट भी करेगा। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ये वाली दूरी मेरे पास कितनी है, टोटल लेंथ 16 है ना एपी की, तो ये कितनी होगी मेरे पास 8 हो जाएगी यहां से लेके यहां तक। रेडियस छोटे वाले सर्कल का मुझे दे रखा है 17, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बड़े वाले सर्कल का भी मुझे रेडियस पता है ना। और ये वाली कोड लेंथ अगर मुझे मिल गई है, क्योंकि कोड है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बड़े वाले सर्कल को भी, बड़े वाली कोड को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा तो इक्वल भागों में, ठीक है। तो अगर इतना मिल गया तो मैं पूरा निकाल सकता हूं। तो अब डायरेक्टली करो भाई, यहां पे मेरे पास क्या है, 17 और 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 15 के साथ, तो ये हो गया 15। अब बड़े वाले इसमें देखूं, अगर मैं 17 और बड़े वाले में ये 25 है, 25 और 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 20 के साथ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, 15 20 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, वरना पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर 20 है, ये परपेंडिकुलर दो इक्वल भागों में कोड को बांटता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 2, ये हो जाएगा 40। 40 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। अगर आपको लगता है इन क्लासेस से आपको फायदा हो रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ जाता है, ऑल्दो ये प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा हम फास्ट ही चलते हैं, जो डिटेल क्लासेस होती हैं उनमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीजें कराई जाती हैं। तो आप आरबी से कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं। आरबी के कोर्सेज आपके एसएससी, रेलवे और कोई भी आप स्टेट एग्जाम्स देते हैं ग्रुप बी लेवल तक की सर्विस के लिए, उसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से आपकी कवर्ड हो जाएंगी। मैथ्स में सारा चीजें, सारे कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल प्लस प्रैक्टिस सेशन, सारी चीजें अवेलेबल हैं। जीके में भी सर एसएससी लेवल के साथ साथ अपर लेवल तक भी लेके चलते हैं चीजों को, जिससे कि आपको कोई भी चीज आपकी छुटे ना, ठीक है। रीजनिंग में भी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, इंग्लिश की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। साथ के साथ ऑफिसर बैच में हमने हिंदी सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, कुछ यूपी के एग्जाम्स या डीटेल प्लस भी एग्जाम्स में हिंदी आती है, तो उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है इसी कोर्स के अंदर। स्टेनो क्लासेस भी अवेलेबल है, जो स्टेनोग्राफी बच्चा करना चाहता है प्रिपेयर, तो सारी चीजें आपकी एक ही प्लान के अंदर कवर हो जाती है। तो आप अपनी पूरी तैयारी ऑफिसर बैच से कर सकते हैं। आप लोगों से यहीं अलविदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।